हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में क्लास सिक्स्थ चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। तो पहले हम जो है इसका मतलब जान लेते हैं, इस पाठ में क्या क्या समझेंगे अपन। तो पहले आखेट आखेट का क्या मतलब होता है। आखेट का मतलब होता है शिकारी, और खाद्य का मतलब होता है भोजन, ठीक। और इसके संग्रह संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो आखेट यानी कि शिकारी वर्ग के बारे में इसे हम पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे खाद्य को, क्या मतलब भोजन को किस तरीके से संग्रह करते थे। इसके बाद अगला है भोजन उत्पादन। भोजन मतलब होता है खाना, वही। उत्पादन उत्पादन मतलब होता है किसी चीज़ की प्रोडक्शन करना, यानी कि किसी चीज़ को पैदावार करना किसी चीज़ का। तक मतलब यहाँ के तक हम सीखेंगे कि भाई जो शिकारी वर्ग थे, जो आखेट खाद्य संग्राहक थे, ये लोग कैसे जो है भोजन का उत्पादन करना सीखें। इन सब के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक दोस्तों। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है तुषार की रेल यात्रा। तो ये क्या है, ये थोड़ा कहानी का इंटरव्यू देगा, इसी के में हम पढ़ते हैं तुषार की रेल यात्रा क्या है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। कहाँ जा रहा था? दिल्ली से चेन्नई। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिली, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खतिहार बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, कहा, पता है, लोगों ने जो रेल यात्रा ये 150 साल पहले ही क्या किया, प्रारंभ किया है। बस तो इसके कुछ दशक बाद शुरू हुई। देखो, दशक का मतलब क्या होता है। दशक का मतलब होता है, मतलब कि जैसे कि एक ये लिखा हुआ है 1960, तो ये इसका मतलब है ये 1960 का दशक है। अब इसमें 1961 भी आएगा, 1962 भी आएगा, 1963 भी आएगा। तो 1960 का मतलब कि 1960 से लेकर 1970 के बीच की जो भी घटना होगी ना, ये 1960 का दशक कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। मेरे को अच्छा लगता है कि आप समझ गए हो कि दशक का मतलब क्या है। आगे है, तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वह यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वह अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो देखो, ये इसका क्वेश्चन क्या है, यहाँ से है मैन क्वेश्चन। मैन क्वेश्चन ये है कि क्या वह सारी ज़िंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? और दूसरा क्वेश्चन है, क्या वह यात्रा नहीं करते थे? तो देखो, वो यात्रा तो करते थे, इस ये भी हाँ है कि हाँ वो यात्रा करते थे। इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे कि वो कैसे यात्रा करते थे। इसका पहला ही टॉपिक जो आप देख रहे हो यही उसी पे है। और दूसरा है कि भाई वो क्या एक ही जगह ज़िंदगी बिताते थे? तो नहीं, वो यात्रा करते थे, यानी कि मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, ठीक ना। तो ये तो आपको इंटरव्यू वो मिल गया, आपको थोड़ा व्यू कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब जो हमारा रियल टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। रियल टॉपिक क्या है इसकी? रियल टॉपिक जो अपना इसमें है, प्रारंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो पहला क्या है, पहला ये आपको एक टॉपिक का नाम भी और ये क्वेश्चन भी दे रखा है। टॉपिक में ही क्वेश्चन है कि भाई प्रारंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। ये आपसे समझ लो, एक तरीके से क्वेश्चन भी कर रहा है और ये टॉपिक भी है, और इसी के बारे में हम इसके नीचे पढ़ेंगे। क्या है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो उपमहाद्वीप मतलब कि यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप की बात की गई है, ठीक ना। कितने साल? लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक, ये देखो ये मैन है थोड़ा, आखेट खाद्य संग्राहक, इसको हम किस नाम से जानते हैं? अभी अभी हम इसको जानते हैं आखेट खाद्य संग्राहक। ये जो है इसको अंडरलाइन कर लेना आप। इसको किस नाम से जानते हैं? आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से अभी भी हम इन्हें जानते हैं। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इन नामों से पुकारा जाता है। तो ये क्या है, ये भोजन जो है, भोजन भोजन मतलब समझते हो, भोजन मतलब ये खाने को इकट्ठा है ना, इस तरीके से करते थे, इसीलिए हम इसका नाम जानते हैं। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली या चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल को इकट्ठा किया करते थे। तो देखो, आखेट का मतलब समझ में आया मैंने। आखेट मतलब होता है शिकारी। तो किस किस चीज़ का शिकार करते थे वो? तो मछली का शिकार करते थे, चिड़िया को पकड़ लिया करते थे, ठीक ना। वो और भी कोई अलग जानवर हो गया, उनका शिकार कर लिया करते थे। और ये इकट्ठा किस चीज़ों को किया करते थे? फल को इकट्ठा किया करते थे, फूल को किया करते थे, दाने को किया करते थे। तो इन सब को क्या करते थे ये लोग? ये लोग इकट्ठा करता थे ये सब।
अगला जो आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। तो इसके कारणों के बारे में हम नीचे, पहला कारण है ये है कि अगर वे एक जगह पर एक जगह पर ज़्यादा दिन रहते तो आसपास के पौधे, दाने और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। देखो इसको दोबारा मैं समझाता हूँ, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि अगर वो क्या है, अगर जो आखेट खाद्य संग्राहक के जो लोग थे वो क्या है, ये स्थान मान लो, अगर इसी स्थान पे वो रहते तो क्या करते, इसमें जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, इन सबको मार देते और ये सब पूरा खा जाते। खाने के बाद क्या होता है, ये सब जितने ये सब यहाँ के क्या समाप्त हो जाते। तो भाई यहाँ पर समाप्त हो गए तो इनको खाने के लिए क्या कोई दूसरी जगह चाहिए थी जहाँ पर वो क्या सके, अपना खाना वाना खा सके, वहाँ पर पेड़ पौधे मिले, अच्छे से अवेलेबल हो सके। ठीक, तो पहला कारण तो ये था कि भाई अगर वो एक जगह रहते तो क्या करते, पूरा ही जो जानवर थे, फल फूल थे, सबको समाप्त कर देते थे। इसलिए वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान, ये भी भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। दूसरा कारण कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे। इसलिए उन्हें जानवरों का शिकार करने वाले लोगों भी उनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो देखो क्या है, इसमें ये बताया गया है कि पहला कारण तो ये था कि भाई यहाँ पर मार देंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। दूसरा कारण है कि भाई ये जो लोग हैं, मतलब कौन, ये जो आखेट खाद्य संग्राहक के लोग हैं, ये शिकार करते थे। तो शिकार करते थे तो ये क्या होता था कि भाई ये जिन जानवरों को शिकार करते थे वो जानवर क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे, फिर उस स्थान से कहीं और जाया करते थे। तो भाई ये क्या है, उन जानवरों का पीछा करते करते क्या है, उनके पीछे पीछे कहीं और चले जाया करते थे। तो ये क्या है, ये दूसरा कारण हो गया। पहला कारण क्या था, पहला कारण था कि भाई वो क्या है, एक जगह रहेंगे, सब कुछ समाप्त कर देंगे। दूसरा कारण था कि भाई वो क्या है, शिकारियों, जो शिकारी वर्ग है वो मवेशियों का पीछा कर करके अलग अलग जगह भाग जाते थे। इसके बाद जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा कारण ये कि पेड़ पौधे में फल फूल अलग अलग मौसमों में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम में अलग अलग जगह चले जाते थे। जैसे कि देखो, मौसम का मतलब क्या है, कुछ आपने सुना होगा मौसमी फल। मौसमी फल क्या होता है, वो कुछ ही मौसम में आते हैं। वैसे ही कुछ होता है मौसमी पेड़ पौधे, जो कि क्या है, जो कि मौसम में ही आते हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो क्या है, एक स्थान पर रहेंगे तो वो फल फूल जितने सबको खा के समाप्त कर देंगे। इसीलिए वो क्या है, वो मौसम के अनुसार वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक करा करते थे कि भाई आज हमें ये मिल गया, अब अगला मौसम में ये तो मिलेगा नहीं, तो हमें अगली जगह जाना पड़ेगा। तो एक इनका कारण क्या था, एक तीसरा कारण था मौसम के अनुसार भी क्या करें, घूमते रहते थे। चौथा कारण था इनका कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं, और पानी झील, झरने और नदियों से ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलें पानी से कभी नहीं सूखती, और कुछ झीलें और नदियाँ जो होती है वो बारिश के पानी जब बारिश होता है तभी वो क्या है, मिल पाती है। इसीलिए वह ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ता था। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप कभी पढ़ना राजस्थान के बारे में। राजस्थान में एक नदी है, लुई नदी, ठीक ना। इस नदी की क्या खासियत है, इस नदी की खासियत ये है कि भाई ये क्या है, ये जो है बरसात जो ऋतु होता है उसमें तो ये नदी जो है वो बहती है। जैसी बरसात खत्म हो जाती है ये नदी पूरी की पूरी सूख जाती है। यही बताया गया इसमें, यही बताया गया किसमें, कि भाई ये जो लोग हैं ये क्या है, मौसम के तलाश में, जो पानी की तलाश में इधर उधर क्या करते थे, क्योंकि कभी कभार तो थी कुछ नदियाँ वो क्या कभी नहीं सूखती थी, और कुछ नदियाँ सूख जाया करती थी। अब ये नदी सूख गई तो इस अगली पानी की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं कि भाई इधर क्या उसे पानी मिल सके। ठीक दोस्तों, अब जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक का नाम है प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। प्रारंभिक मानव का मतलब क्या है, प्रारंभिक मानव अर्लियर, मतलब कि जो सबसे पहले जो मानव रहा करते थे, सबसे ही पहले प्रारंभ में, उनके बारे में हम जानकारी कैसे मिलती है। तो देखो, जो पुरातात्विदों को इंग्लिश में कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। जो पुरातात्विक है, जो पुरातात्विदों ने कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती है जिसका निर्माण और उपयुक्त आखेट खाद्य संग्राहक किया करते थे। वह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का औजार बनाए। तो किस किस के औजार बनाए, पहला पत्थरों के बनाए, हड्डियों के बनाए और लकड़ियों के बनाए। ठीक, और इसके बाद आप पढ़ेंगे इसने जो क्या बोलते हैं, कैसे कैसे औजार बनाए, इसके नीचे भी हम पढ़ेंगे। तो इनने किन किन का औजार बनाया, पत्थर, लकड़ियाँ और हड्डियों का औजार बनाया, और इन पत्थरों और का औजार आज भी बचे हुए हैं। देखो, पत्थरों और हड्डियों का औजार जो है अभी भी बचे हुए हैं, लकड़ियों का औजार उतना नहीं मिलता है। मिट्टी के इनने खिलौने भी बनाए थे। अभी हम नीचे पढ़ेंगे इस पे क्या नाम है, पहाड़ों पे, रॉक पे। कोई नहीं, आगे हम पढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ पौधों की छाल और जानवरों का खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों का लकड़ी, देखो
ये क्या है, जो हड्डी है, ठीक, और लकड़ियों का मुट्ठा, देखो मुट्ठा कैसा होता है, ऐसा होता है, इसी के ऊपर एक धारदार क्या लगा देते हैं कि हड्डी की कुछ लगा देते हैं, और ये मुट्ठा देखो, इसको हम पकड़ सकते हैं अपनी उंगलियों से। तो इसी प्रकार आखेटे खाद्य संग्राहक के जो लोग थे ना, वो पहले मुट्ठा बनाया करते थे और ऊपर किसी नुकीली चीज़ को ज्वाइन कर दिया करते थे। वो लकड़ी का भी हो सकता है, लकड़ी के मुट्ठे भी बना दिया करते थे, हड्डी का हो सकता है, पत्थर का हो सकता है, ऊपर ज्वाइन कर देते थे, ताकि क्या हो, ताकि ये किसी भी चीज़ को, खाल को जो उदाड़ सके, जो पेड़ पौधे हैं उसको काट सके, और जो फल हैं उसको भी काट सके, मांस वास है उसको छील सके, ठीक ना। तो ये क्या है, ये इनके औजार हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पर भाले और बाण, बाण क्या होता है, बाण, बाण को हम कहते हैं तीर धनुष। तीर धनुष किसे कहते हैं, बाण को हम कहते हैं तीर धनुष। जैसे हथियार बनाए जाते थे, कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो लकड़ी, लकड़ी समझ में, मैंने आपको बताया लकड़ी का इस्तेमाल ये हत्थे बनाने के लिए कर लेते थे। लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन, ईंधन मतलब जैसे कि लकड़ियों का ये आग जला लेते थे, क्या कर लेते थे, आग जला लेते थे। और झोपड़पट्टी, झोपड़पट्टी मतलब कि एक ऐसा होता है अजीब गरीब सा रहने वाला, तो क्या झोपड़पट्टी भी बना लिया करते थे ये लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करके। देखो इनका औजार दिखाया गया है, ये देखो मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ये इनके औजार है। ये देखो, ये पकड़ने वाला है, इससे यूं करके पकड़ लेंगे। और जैसे कि ये दिखाया गया, ये क्या है, एक हाथ है, हाथ है, और वो क्या कर रहा है, वो खुदाई कर रहा है किसी चीज़ की, पेड़ जो पौधे हैं सिर्फ खुदाई कर रहा है। ये देखो, ये भी क्या है, एक हाथ है, ठीक, और ये क्या कर रहा है, ये जो हाथ है ये किसी चीज़ को उधेड़ रहा है या फिर छील रहा है, ठीक, दिखाया गया इसमें आपको। अगले जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक जो है रहने की जगह निर्धारित करना। ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, इसको भी हम पढ़ते हैं, रहने की जगह निर्धारित करना। इसमें अपन को क्या मिला है, मानचित्र दो, मानचित्र दो जो अपने को नीचे दे रखा है, ये क्या है, अपना मानचित्र दो है, ठीक। मानचित्र तो जो में जो लाल त्रिकोण वाले स्थान व पूरा स्थल जहाँ पर आखेटे खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिलते हैं। देखो पूरा स्थल के बारे में आपको बताऊँ, पूरा पूरा स्थल, इधर मैं लिखता हूँ पूरा, पूरा मतलब होता है पुराना, क्या होता है, पुराना। और स्थल, स्थल मतलब क्या होता है, स्थल मतलब होता है जगह। तो पूरा मतलब पुराना, स्थल मतलब जगह, यानी कि पुराना जगह जो है, पुराना जगह वो किससे दिखाया गया, हमें लाल ऐसा कुछ दिया होगा, लाल त्रिकोण से दिखाया होगा, ठीक। अब इस पे मिलने पे हमें क्या मिलता है, हमें जो यहाँ पर इनके रहने का प्रमाण मिलता है। और पूरा स्थल में ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है बर्तन हो गया, औजार हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें ही बनाया करते थे। और यहाँ पर हमें जो अवशिष्ट जो चीज़ें हैं वो सब भी मिली है, ठीक दोस्तों। तो मैं आपको समझ में आ गया, पूरा स्थल, पूरा स्थल, ये आप थोड़ा इसको अंडरलाइन कर लेना, पूरा स्थल, ठीक ना। तो पूरा स्थल क्या है, जहाँ पर आखेटे खाद्य संग्राहक के जो लोग हैं इनके होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटे खाद्य संग्राहक के रहने के प्रमाण है। मानचित्र 2 में सिर्फ गिने चुने स्थल ही चिन्हित किए गए हैं और पुरातात्विक नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। देखो पूरा स्थल क्या है, पूरा स्थल जो नदी या फिर झीलों के किनारे पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि नदियों से उनको जो बहुत कुछ सहायता मिल जाती थी, इसीलिए ये क्या है, ये नदियों के किनारे पाए जाते हैं। इसमें देखो, इसमें आपको दिखाया गया, एक तो है ये भीमबेटका, भीमबेटका के बारे में नीचे पढ़ेंगे। एक है कुरनूल की पहाड़ी, इसके बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे, और इसके बारे में इस चैप्टर में अभी नहीं पढ़ेंगे अपन। तो भीमबेटका ये क्या है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, ठीक। ये जो कुरनूल है, यहाँ पर आग की खोज सबसे पहले हुई थी, ठीक। तो ये क्या है, ये आपको मैंने तीन चीज़ दिखाया, जो कि क्या है, जो कि कहा गया था कि भाई लाल रंग से क्या किया गया है। तो दोस्तों यह पूरा स्थल, पूरा स्थल के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था। तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जो औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं। तो पूरा स्थल में क्या होता है, पूरा स्थल ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है, औजार, बर्तन, इन सब के क्या अवशेष, अवशेष मतलब होता है बचा हुआ, क्या होता है, बचा हुआ कुछ हिस्सा वो मिलता है, छोटे छोटे ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में वह उन्हें वहीं छोड़ दिए। क्या किया, वहीं पे छोड़ के वह ज़मीन के ऊपर अंदर, कभी कभी समुद्र और नदियों के तल में भी पाए जाते हैं। तो समुद्र और नदियों के तल में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि पूरा स्थल कहाँ बताया था ना, नदियों के किनारे होता है। तो इसीलिए क्या है, ये जो नदियों में फेंक देते थे, तो नदी के किनारे किनारे में भी क्या होता है, वो सब मिल जाते थे, ठीक। तो नदियों के किनारे में पाया जाता है। और तो और है, कभी कभी वो समुद्र और नदियों के क्या कहाँ पाया जाता है, अंदर पाया जाता है। इन पुरास्थलों के बारे में अगले अध्याय में अपन पढ़ेंगे। अब देखो, अब है आग की खोज। आग की खोज के बारे में ऐसे मैंने आपको थोड़ा ऊपर बताया था कि आग की खोज कैसे हुई, कोई दिक्कत नहीं, इस पढ़ते हैं। मानचित्र 2 में कुरनूर की गुफा, कुरनूर की गुफा मैंने आपको ऊपर दिखाया था, सबसे नीचे थी। जब भारत का मैप था तो इधर था कुरनूर की गुफा ना, इस तरफ, ठीक दोस्तों। तो कुरनूर की जो गुफा है, कुरनूर की गुफा ढूंढने के लिए आपको कह रहा है, मैंने आपको बता दिया था कुरनूर की गुफा कहाँ है।
वहाँ राख, राख मतलब समझते हो, राख मतलब होता है ऐश, ASH, ऐश, ऐश को हम कहते हैं राख, ठीक है ना। ऐश के अवशेष मिलते हैं, और वो अवशेष, इसका मतलब ये है कि प्रारंभिक जो लोग थे वो क्या आग जलाना सीख चुके थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों से किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, प्रकाश मतलब होता है रोशनी, रोशनी पाने के लिए। देखते हैं कि जो जहाँ पर आग जल जाती है वहाँ पर क्या होती है, रोशनी होती है, सब कुछ दिखने लग जाता है। ठीक, अगर आपको नहीं लगे तो आप क्या करो, घर में अंधेरा कर दो, एक माचिस का डिब्बा लो और उसमें से क्या करो, एक माचिस निकालो और आग लगाओ, तो आप देखना कि वो रोशनी फेंकेगा। ठीक है ना, तो क्या है, रोशनी के लिए। मांस भूनने के लिए, भूनने क्या होता है कि भाई वो लोग क्या है, अब आग का इस्तेमाल करने लगे तो जो मीट मछली होता है ना, उन सबको भून के खाने के लिए। ठीक, और ख़तरनाक जानवरों से दूर रखने के लिए। देखो, आग जो होता है ना, आग से जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर हो गए या फिर कोई भी लोग, जो आग हो गया तो आग से ये लोग भागते हैं। ठीक, तो इसीलिए आग का इस्तेमाल 3 कारणों से किया जाता था। तो पहला कारण क्या था, पहला कारण था प्रकाश के लिए, दूसरा कारण था जो मीट मछली को भूनने के लिए, और तीसरा कारण खतरनाक जानवरों से क्या दूर रहने के लिए। तो हम आग का इस्तेमाल करते थे। और ये देखो, ये जो है नाम और तिथियाँ, इसको पढ़ लेते हैं, नाम और तिथियाँ। इसमें क्या बताया गया है, इसमें है, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं वह पुरातात्विदों, पुरातात्विदों का मतलब मैंने आपको बताया आर्कियोलॉजिस्ट, ये क्या करते हैं, पुराने वस्तुओं को, जो चीज़ें हैं उन सब का अध्ययन करते हैं और उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो पुरातात्विदों ने अपने बड़े बड़े नाम रखे हैं, क्या उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। प्रारंभिक काल को वह क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। देखो, मैं आपको पूरा और पाषाण काल का मतलब बताता हूँ। पूरा का मतलब होता है पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो ऐसे व्यक्ति जब क्या पत्थरों का इस्तेमाल करते थे तो पूरा पाषाण काल कहा गया। ऐसे व्यक्ति मतलब कि ऐसे प्रारंभिक मानव जो क्या करते हैं, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। इन दो शब्दों से ये क्या है, जो पूरा पाषाण काल है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पूरा, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, मैंने अभी आपको बताया प्राचीन मतलब क्या होता है, पुराना। ठीक, पुराना होता है प्राचीन। इसके बाद जो अगला है, अगला मतलब है पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। इसका नाम पुरातात्विकों ने प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताया है। क्योंकि क्या हर चीज़ क्या है, ये जो पूरा पाषाण काल जो है, जहाँ पर ही पाषाण मिल जाए वहाँ पर औजार केवल पत्थरों के ही बनते रहते होंगे। ठीक है ना, इसीलिए पुरातात्विक जो है वो क्या है, इसको पूरा पाषाण कहते हैं। और एक बात याद रखना, इतिहास में कुछ भी बात कही जाती है ना, वो एक सिर्फ बस क्या होता है, वो सिर्फ बस एक तरीके का दावा होता है, मगर वो सत्य है या असत्य है किसी को नहीं पता। बस वो मतलब कि जो पुरातात्विकों को कुछ मिलता है तो उसी से वो कह देते हैं, मगर इस बात को पूरा सत्य भी नहीं माना जा सकता। तो क्या है, इनको क्या है, इनको जो जो वो मिलता है, क्या बोलते हैं, हथियार मिलते हैं, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा पाषाण नाम रख दिया, क्योंकि उसमें हर जगह पत्थर के औजार मिले हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल से 12,000 साल के दौरान माना जाता है। 20 लाख, देख रहे हो, सबसे ज़्यादा जो कालखंड है वो ये 20 लाख से लेकर कितना, 12,000। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रारंभिक, मध्य एवं उत्तर। पूरा पाषाण काल है। प्रारंभिक मतलब जब क्या है, लोगों ने जो पत्थर के औजार इस्तेमाल करना सीखे थे। मध्य, मध्य को हम क्या बोलते हैं, मध्य में हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, जब ये लोग क्या थे, ये लोग जो थे 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, इन्होंने जो जलवायु परिवर्तन हो गया ये सब हुआ, इसको ही हम जो लिथ के नाम से जानते हैं। कोई नहीं, मध्य पाषाणी से ही हम कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे है कि भाई पूरा पाषाण, और लगभग जो लगभग 90% जो कहानियाँ हैं इसी कालखंड के दौरान घटित होती है। इस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। कब, मध्य पाषाण काल के बाद बता रहा है। पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं जिसे हम मेसोलिथ कहते हैं, यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। मैंने आपको बताया मेसोलिथ या फिर मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 से 10,000 साल तक पहले माना गया है। तो मैंने भी ये भी आपको बताया 12,000 से 10 साल तक। ठीक, तो पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बड़े छोटे हैं, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहते हैं। तो लघु पाषाण किस लिए कहते हैं, ये समझ में आया। क्योंकि इस कालखंड के औजार क्या है, इस कालखंड के जो औजार है वो बहुत छोटे छोटे औजार है, छोटे छोटे, इसीलिए हम इसको क्या, माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है छोटा, लिथ मतलब क्या होता है, लिथ मतलब होता है पत्थर, तो माइक्रोलिथ मतलब कि छोटे छोटे पत्थरों जो बने हुए पत्थर, तो इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। इसके बाद पर है, इस औजार से हड्डी या लकड़ियों के मुट्ठे बने हंसियों और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग के दौरान औजार भी इस दौरान मिलते हैं। देखो, इस जो ये नव पाषाण काल है, इसमें क्या है, इसमें तो अभी के नए नए औजार मिलते ही हैं, प्लस में जो पूरा पाषाण काल के जो औजार थे वो भी मिलते हैं बने हुए। ठीक दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं। आगे है
अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल से होती है। कितने? 10,000 साल से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा गया। नवपाषाण युग, नवपाषाण युग और ऊपर था मध्य पाषाण युग। नवपाषाण युग जिसमें बहुत सारी खोजें हुई, ठीक है ना, जैसे कि कुत्ते को पालना हो गया, कृषि करना शुरू कर दिया लोगों ने, कुत्तों को पाला गया, जानवरों को पाला गया, और भी बहुत सारी चीज़ें इस नवपाषाण में हुई। तो नवपाषाण का महत्व होता होगा। अच्छा, ये पूछ रहा है नवपाषाण का क्या महत्व होता होगा, तो इसका भी महत्व हम नीचे पढ़ेंगे। मैंने आपको थोड़ा तो बताया कि इसमें लोग जानवर पालने लग गए थे और भी बहुत कुछ करने लग गए थे, मगर अभी डिटेल में हम नीचे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं, ऐसे ही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके नीचे वाला हम पढ़ते हैं क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। अगला जो टॉपिक है, बदलती जलवायु। जलवायु का मतलब मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको जो एक चीज़ बताता हूँ कि मौसम क्या होता है। मौसम देखो, मौसम दिन में कई बार बदल जाता है। अभी 5 मिनट में अभी ठंडी लग रही है, फिर थोड़ी देर में क्या होता है, अभी क्या लग रहा है ठंडी, थोड़ी देर 5 मिनट बाद ही अचानक से गर्मी लगने लग जाता है। और फिर क्या होता है, अभी बारिश का मौसम है, मौसम मतलब कि अभी क्या है, बारिश का थोड़ा 5 मिनट में बारिश हो रही है, फिर ऑटोमेटिक सूख जाती है और धूप निकल आता है। तो ये क्या है, ये मौसम है। कि मौसम क्या है, हर 5, 10, 15, 20, 15 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, धूप से छाँव, ये वो अलाना फलाना हो जाता है, ठीक। मगर जो ये है जलवायु, जलवायु क्या है, जलवायु बड़ी जल्दी नहीं बदलता। जलवायु जो है वो लगभग कम से कम 60-70 साल में एक बार जलवायु बदलती है, ठीक। तो मौसम क्या है, मौसम तो हर 5-10 मिनट में बदल जाता है, और जलवायु 60-70 साल के बाद बदलती है। और कभी कभार तो ये क्या होता है, बहुत समय लग जाता है जलवायु बदलने में, ठीक दोस्तों। इसीलिए हम इसमें पढ़ेंगे जलवायु, जलवायु के बारे में। जलवायु के बारे में मैंने आपको बताया, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी, देखो गर्मी बढ़ने लगी, पकड़ना, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास के मैदान पैदा। देखो गर्मी क्या होती है, गर्मी के दिन है ना, जो रात होता है वो छोटा हो जाता है और दिन बड़ा हो जाता है। कभी आपने देखा होगा, गर्मी के दिन क्या होता है, रात छोटी हो जाती है और दिन जो होता है वो बड़ा हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो धूप से है ना, आप कहीं पढ़ोगे साइंस में, जो पेड़ पौधों को धूप से बहुत सहायता मिलती है। इसीलिए क्या हुआ, जो घास के मैदान थे वो क्या हो गए, वो बढ़ने लग गया। घास के मैदान बढ़े तो इन सब की जनसंख्या बढ़ गई। किन लोगों की, हिरण की, बारहसिंगा की, भेड़ की, बकरे की, गाय की, इन सब की जनसंख्या क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और घास खाकर जिंदा रहते थे, मतलब वो जानवरों जो घास खाकर जिंदा रहते हैं उन सब की जनसंख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और अपने खाने पीने की आदतें और प्रजनन का के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालना शुरू, देखो मैंने आपको बताया ना, वो लोग क्या जानवरों को पालना शुरू कर दिया। तो इसका मुख्य कारण क्या था, बदलती जलवायु। जलवायु बदली, जिसके कारण क्या हुआ, जानवरों की संख्या बढ़ी। अब लोग जो तो समझदार होते जा रहे थे दिन पर दिन, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। और क्या, और जो है फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर कृषि वृषि भी शुरू कर दी। इसी कारण आगे हम पढ़ेंगे। आगे जो हमारा वो जो टॉपिक है उसका नाम है खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो दोस्तों जो तो हमारा टॉपिक है खेती और पशुपालन की शुरुआत। देखो खेती, खेती को हम कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषि। तो कहीं पे दे रखा हो कृषि की शुरुआत और कहीं पे दे रखा है खेती की शुरुआत, ठीक। और ये जो पशुपालन, पशुपालन का मतलब क्या होता है, देखो पशुपालन 2 शब्दों से मिलकर बना है, पशु, ठीक। पशु मतलब क्या होता है, जानवर, ऐसे जानवर जो कि क्या हो, जो कि जिसे हम क्या कर सके, जिसे हम पाल सके। तो पालना का मतलब आप समझ गए, पालना मतलब होता है कि जानवरों को पालना। तो पशुपालन मतलब जानवरों को पालना, जैसे कि क्या, कौन से जानवर हो गए, कोई से भी जानवर हो सकते हैं, मुर्गा हो गया, इसके बाद बकरी हो गया, भेड़ हो गया, इन सबको पालना। खेती को हम कृषि कहते हैं, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक का मतलब क्या है, खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब अपन पढ़ते हैं आगे। इसमें क्या है, जो हमारा अगला टॉपिक ये है, क्या नाम है, इस दौर में उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, उपमहाद्वीप के बारे में। ये क्या हो गया, 1 मिनट रुकिए। तो दोस्तों मैंने अभी क्या बताया, इस दौरान उपमहाद्वीप, जो उपमहाद्वीप का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि उपमहाद्वीप मतलब भारतीय उपमहाद्वीप की बात किया है, सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप को इंग्लिश में कहते हैं। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगाए जाने लगे। प्राकृतिक रूप से उगाए जाने लगे। देखो प्राकृतिक रूप, प्राकृतिक रूप समझते हो क्या होता है, मतलब कि ऑटोमेटिक उगना, ठीक ना, प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद जो है, शायद मतलब जो महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के
लिए बटोरना शुरू कर दिया। देखो क्या है, पहली बात तो प्राकृतिक रूप से उगा, प्राकृतिक यानी कि उसको क्या है मानवों ने नहीं उगाया। और दूसरी चीज़ अब क्या है, लोगों को क्या है जब ये उगा तो भाई लोगों ने इसका क्या इकट्ठा किया, भोजन वोजन के रूप में इसको क्या किया, एकत्रित किया। साथ ही वह ये भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार हो जाते हैं। ऐसे करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। तो देखो पहले तो प्राकृतिक रूप से उगा, इसके बाद लोगों ने क्या किया, लोगों ने खुद उगाना सीख लिया। सबसे बड़ी यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या है नवपाषाण काल में हुआ। किसमें, नवपाषाण काल में जो क्या है लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। फिर इससे धीरे धीरे क्या हुआ, कृषक, देखो अभी मैंने आपको बताया कृषि मैंने बताया था, और कृषि से ही क्या बना, कृषक। कृषक किसे कहते हैं, कृषक कहते हैं हम किसान को। किसे कहते हैं, कृषक कहते हैं हम किसान को। तो ये इसको अंडरलाइन कर लेना और यहाँ पर हल्का सा ब्रैकेट में लिख लेना किसान। ठीक, तो कृषक हम कहते हैं किसान, वो धीरे धीरे क्या बन गए, किसान बन गए। अब किसान बन गए तो क्या खेती वेती भी कर लेंगे वो आराम से। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिन जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ता या कुत्ते का जंगली प्रणाली था। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे और इन धीरे धीरे पशुपालक बन गए। देखो पहले तो क्या कृषक बन गए। कृषक कैसे बने, वो कृषक बने कि भाई क्या था, कृषक वो इस प्रकार बने कि पहले तो प्राकृतिक रूप से कोई चीज़ उपजा, फिर उसको धीरे धीरे सीख लिया कि कैसे हम उसको पालते हैं। और फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो जानवरों को क्या अपने पास बुलाया, किस तरीके से, कुछ मतलब कि जानवरों को घास के ज़रिए अपने पास बुला लिया, ठीक है। और फिर उनको क्या किया, उन सबको दूसरे जानवरों से बचाने लग गए और फिर उनका क्या करने, पालन पोषण करने लगे। इसके कारण क्या, वो पशुपालक बन गए। ठीक, ये जो क्वेश्चन देखो, ये कुछ क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया होगा। तो इसका आप आंसर दे सकते हो, कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया होगा। देखो कुत्ते को पालतू बनाने का एक कारण तो ये हो सकता है कि भाई कुत्ते क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा वफादार होते हैं। वो क्या होता है, घर वर की अच्छे से देखभाल करते हैं। नहीं समझे, रात में अगर कोई भी आता है तो क्या करते हैं, भौंकने लग जाते हैं। तो एक कारण ये होगा कि भाई कुत्ते को इसलिए पालतू बनाया है ताकि क्या वो घर की देखभाल कर सके। और आपको और भी अगर कोई कारण लगता हो तो क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई ये कारण हो सकता है। ठीक, अब देखो बसने की प्रक्रिया। बसने का मतलब होता है कहीं पे एक स्थायी रूप से रह जाना कहीं पर, ठीक ना। तो घर वर बना के या फिर किसी भी तरीके से, तो बसने की प्रक्रिया के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देख रेख करने को बसने की प्रक्रिया कहा गया। तो इसको एक बार अंडरलाइन कर लो, ये जो चीज़ है, लोगों द्वारा किसको, लोगों द्वारा जानवरों के पालन को, पौधे को उगाने को बसने की प्रक्रिया के नाम दिया गया। अपनाए गए वह पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जंगली जानवरों से भिन्न हुआ करते थे। देखो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया जो जंगली जानवरों को पाला गया वो क्या है, वो जो अन्य जंगली जानवर थे उन सबसे भिन्न थे, यानी कि वो अलग थे। भिन्न मतलब क्या होता है, अलग थे। इसकी वजह ये है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। तो मतलब कि ये जो प्रक्रिया है इसका क्या, लोगों के द्वारा चयन किया जाता था। किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। उदाहरण के तौर पर देखो इसमें क्या, उदाहरण के तौर पर हमें क्या बताया गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लूँ। अब देखो उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिसके बीमार होने की संभावना कम हो। तो पहली चीज़ क्या, किन जानवरों का इस्तेमाल क्या करते थे, जिनकी बीमार होने की संभावना क्या हो, कम हो। पहली चीज़ ये हो गया। इसके बाद यही नहीं, लोग उन्हें पौधों का चुनते थे जो बड़े दाने और अनाज पैदा करे। बड़े दाने यानी कि जो बड़े बड़े दाने पैदा करे, उन्हीं पौधों को उन्होंने चुना। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भंडार को संभाल सके। मतलब कि ऐसे पौधे जिसके क्या हो, जिसकी जो जड़, वो डंठले वो बड़े मजबूत हो और वो अनाज के जो भार है उसको संभाल सके। ये नहीं है कि भाई वो अनाज होगा वो एकदम टूट के नीचे गिर जाए। तो ऐसे डंठले जो कि क्या अनाज के भार को संभाल सके, ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा गया ताकि फिर
उगाने के लिए उन्हें गुण सुरक्षित रहे। देखो इन्होंने क्या किया, जो अनाज उगाया उनकी जो बीजें थे उनको सुरक्षित रख लिया। क्यों? ताकि क्या हो, अगले वर्ष भी उसी की खेती की जा सके। ठीक, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। अहिंसक मतलब होता है जो कि मार काट नहीं करते हैं। जैसे कि शेर, वो मार काट करता है, शेर को तुम पालोगे वो खा जाएगा, तुम्हें मार कर वो ले खत्म, ठीक है ना। और वही बकरी को पालोगे तो वो नहीं खाएगा। तो वो क्या है, बकरी एक अहिंसक जानवर है। अहिंसक हो तो क्या हो, पहली चीज़ तो अहिंसक। तो ऊपर हमने पढ़ा कि भाई वो क्या, जंगली ना हो, अभी पढ़ा था ऊपर। और इसमें भी क्या बता रहा है, ये अहिंसक अहिंसक हो। इसलिए हम देखते हैं कि पालतू जो जानवर होते हैं कृषि के लिए, कृषि मैंने आपको बताया अभी, कृषि ऊपर मैंने बताया ना, खेती, कृषि का मतलब होता है कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग होते हैं। देखो पालतू जानवर जो होते हैं, पालतू जानवर के दांत बहुत चिपटे से दांत होते हैं। कैसे दांत होते हैं? चिपटे से। और वही जो शेर वेर के दांत हो गए, इन सब के दांत देखने यूं निकले हुए होते हैं, यूं करके ऐसे, क्योंकि ये मांस खाने वाले जानवर होते हैं, ये हिंसक जानवर होते हैं। ठीक, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आप खुद ये इन दो तस्वीरों में बताओगे कौन सा किसका जानवर है। मैंने आपको अभी हिंट दिया है, ठीक है ना। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, लगभग मतलब कि करीब 12,000 साल पहले शुरू हुआ। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। देखो कृषि मैंने आपको बताया, कृषि मतलब खेती। खेती के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ है। उसी तरह सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता के बाद भेड़ बकरी थे। तो सबसे पहला कुत्ता बनाया गया, इसके बाद भेड़, इसके बाद बकरी, ठीक है ना। धीरे धीरे ये बढ़ते रहा। तो ये कब, लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ। अब देखो ये जो अगला हमारा टॉपिक है, एक नवीन जीवन शैली। नवीन मतलब क्या होता है? नया। एक नया जीवन शैली। जीवन मतलब क्या होता है? जीवन मतलब होता है ज़िंदगी, शैली मतलब होता है ज़िंदगी कैसे बिताई जाती है। तो एक नई प्रकार से ज़िंदगी बिताने की प्रक्रिया को हमें क्या कहते हैं? एक नई जीवन शैली। पढ़ते हैं इसमें क्या है, तुम किसी पौधों के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इससे कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देख रेख के लिए उन्हें एक स्थल पर लंबे समय तक रहना पड़ा। ठीक, पहले तो लोग क्या थे, पहले लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी जल्दी भाग जाया करते थे। अब क्या, अब जब अनाज होगा तो उन्हें एक स्थान पर धीरे धीरे रहना पड़ा। ऊपर अपन ने पढ़ा कि वो जल्दी जल्दी भागते थे। कैसे? कि अगर वो शिकार हो गया तो शिकार के पीछे वो भाग जाएंगे, अगर मौसम ख़राब हो गया तो मौसम के बाद वो इधर भाग जाएंगे। ठीक, और अगर यहाँ पर खाना ख़त्म हो गया तो खाने के लिए इधर भाग जाएंगे। अगर यहाँ पर क्या हुआ, पानी की कमी हो गई तो इधर भाग जाएंगे। तो एक तो छोटे छोटे कालखंड में भाग जाते थे। मगर अब क्या, अब उन्हें एक स्थायी जगह टिक कर क्या हुआ, अब जीवन बिताना पड़ेगा। स्थायी जगह टिक कर, यानी कि स्थायी का मतलब होता है एक जगह आराम से टिक कर। ठीक, तो क्या है, लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसल के पकने, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियाओं की से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल हो गए। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर किया जाता था। देखो इसमें क्या है, सिंचाई करना, फसल के जो अब स्थायी समय तक क्यों रहेंगे, पहली बात तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको बीज बोना पड़ेगा। बीज बोएंगे, बोने के बाद उसको सिंचाई करनी पड़ेगी। फिर खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं जो कि क्या है, पौधों के साथ उग जाते हैं और वो पौधे खराब पौधे होते हैं, तो उनको उखाड़ फेंकना। तो क्या, खरपतवार को हटाना हो गया। जानवरों और चिड़ियाओं से उसकी सुरक्षित करना। कभी आप गाँव में सुना होगा कि भाई क्या है, भेड़ उसके अंदर क्या खेत में घुस गई और वो सब खा गई, बकरी घुस गई वो मटर खा गई। तो ये क्या है, उस जानवरों से उस फसलों की सुरक्षा करना पड़ता है, नहीं तो जानवर क्या पूरा खा जाएंगे। तो ये सब भी क्या करना पड़ा, इसलिए वो सब क्या स्थायी जगह पर टिक के रहना पड़ा। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक। देखो अनाज को दो रूप में, एक तो भोजन के रूप में और बीज के रूप में। बीज किस लिए, बीज का इस्तेमाल दोबारा फसल उगाने के लिए करते हैं, इसीलिए बीज को भी बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसीलिए लोगों ने इसके भंडारण के लिए जो बात सोची, भंडारण समझते हो, भंडारण मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना होता है, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, उसे हम कहते हैं भंडार। इलाकों में लोगों ने मिट्टियों के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरी बुनी तथा फिर ज़मीन के गड्ढे खोदे। देखो जो लोग जो होते हैं ना, लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो अनाज को रखने के लिए क्या किया, उन्होंने मिट्टी के क्या करे, मिट्टी के आप देखोगे गांव में कभी जाओगे तो मिट्टी के वो बना देते हैं, क्या बोलते हैं,
एक घड़ा टाइप का, उसी के अंदर क्या कर देते, अनाज को रख देते ताकि अनाज क्या हो, सुरक्षित हो सके। इसके बाद टोकरी, टोकरी कैसे होती है, ऐसे टोकरी होती है ना, टोकरी बनाई जिसमें क्या हो सके, जिसके अंदर वो अनाज रख सके। इसके बाद मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद के क्या कर दिया उन्होंने, और भी चीज़ें रख दी। इसके बाद क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाने और उसका उपयोग करते होंगे? देखो, इसमें आपको कहा गया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई शिकारी जो लोग थे क्या वो भोजन के लिए बर्तन वर्तन का इस्तेमाल करते होंगे? तो इसको एक बार आप सोचो, जो शिकारी यानी कि जो प्रारंभिक लोग थे क्या वो करते हैं? इसके बाद आप मुझे इसका भी कमेंट में आंसर देना। ठीक, तो मैंने 2 आपको क्वेश्चन दिए, दोनों क्वेश्चन इसी में ही है और इसका आंसर भी आपको मिल ही गया है, इसीलिए आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये जितने क्वेश्चन हैं आप मुझे इसके आंसर कमेंट में दोगे, और अगर वो आंसर सही होगा तो मैं आपको जो है टिक कर दूंगा कि हाँ ये सही है। आगे पढ़ते हैं। आगे है कि जानवर चलते फिरते खाद्य संग्राहक। जानवर चलते फिरते खाद्य संग्राहक। देखो, चलते फिरते मतलब कि घूमने फिरने, खाद्य संग्रह, खाद्य भंडारण का मतलब मैंने आपको भी बताया था, भंडारण और संग्राहक दोनों का मतलब, देखो दोनों का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। खाद्य मतलब मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, चैप्टर का नाम ही था खाद्य संग्राहक ऐसे करके। आगे पढ़ते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखरेख की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध की प्राप्ति हो सकती है, वो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक जो है भोजन का, जो पशुपालक भोजन के भंडारण का तरीका है। देखो, पशुपालन से क्या होता है, पशुपालन भी क्या एक भोजन के भंडारण का तरीका है। इसको आप क्या कर लो, अंडरलाइन कर लेना। क्या है, पशुपालक जो है भोजन की प्राप्ति का एक तरीका है। किस प्रकार से, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें दूध मिलता है, इससे हमें मांस मिलता है। ठीक, और इससे हमें मांस के अलावा भी और भी कुछ कुछ मिल सकता है। जानवरों से हमें चमड़ा ही मिल जाता है इसका, इसमें तो नहीं लिखा हुआ, कोई नहीं। आगे हम पढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है आओ प्रारंभिक कृषि और पशुपालनों के बारे में पता करें। तो चित्र जो आपको दिखाया गया, ये चित्र 2 जो सबसे ऊपर मैंने आपको, जहाँ पर कुरनूल की और भीमबेटका के बारे में जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था, तो चित्र 2 में देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग, देखो नीले वर्ग ऐसे होंगे, वर्ग ऐसे बने होंगे और इसके अंदर नीला नीला कलर होगा। ठीक, नीले वर्ग दिख रहे हैं। आप इसको अभी बुक खोल लो और बुक में देखो ये जो चीज़ दिखाया जा रहा है। ठीक, इसके बाद में भी जब ये टॉपिक खत्म होगा तो मैं ऊपर आपको दिखाऊंगा कहाँ पर है क्या वो नीले वर्ग जो आपको दिख रहे हैं। पता है, इसमें से प्रत्येक बिंदु में उन जगह को दर्शाता है जहां पुरातात्विदों ने शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य दिया है। तो देखो, साक्ष्य मतलब क्या है, एक तरीके से प्रमाण। क्या प्रमाण, साक्ष्य मतलब क्या होता है, प्रमाण दिया है। तो किसका प्रमाण दिया, पुरातात्विदों ने पशुपालक जो उस वक्त के लोग थे, कृषि हो गए, पशुपालक, उन सब के रहने का प्रमाण दिया है। पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में है, और पूर्वी कश्मीर में एक बुर्ज होम होगा, बुर्ज होम, ऊपर देखो बुर्ज होम लिखा होगा आपको, और दक्षिण भारत में है। तो कहाँ है, ऊपर एक तो कश्मीर की तरफ है और नीचे क्या है, दक्षिण भारत की तरफ है। आगे देखते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालनों की बस्ती थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई से मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों का नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मतलब होता है बचा हुआ है। क्या, जो अनाज के जो दाने वो जले हुए पाए गए हैं। ऐसा लगता है कि गलती या फिर जानबूझ के कर जलाए गए थे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के भिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। ठीक दोस्तों, तो आगे हम पढ़ते हैं कि भाई इस महाद्वीप में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं, जिससे हमें क्या पता चल जाए, जिससे हमें पता चल जाए कि भाई किन किन जानवरों को पाला जाता था और किन को नहीं पाला जाता था। तो देखो, ये अगला टॉपिक है स्थायी जीवन की ओर। स्थायी मतलब कि एक जगह टिक कर। हमने इसके बारे में थोड़ा ऊपर पढ़ लिया, कृषि जब करते हैं तो स्थायी जीवन का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई नहीं, आगे हम पढ़ते हैं। पुरातात्विक को कुछ पूरा स्थल का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था। अगर नहीं देखा तो आप जो है ऊपर की वीडियो देख लो थोड़ा आगे जाकर, जिससे आप समझ जाओगे पूरा स्थल क्या होता है। ठीक, तो पूरा स्थल पर झोपड़ियों और घरों के जो निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम मैंने अभी आपको ऊपर बताया। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे
गड्ढे के नीचे जो था वो क्या करते, गड्ढे के नीचे गड्ढा बना लिया करते थे, और उस जिसे हम गर्तवास कहते हैं। गर्तवास, इसको भी अंडरलाइन कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है, ठीक, ताकि आप क्या हो आसानी से याद कर सको। तो ये क्या गर्तवास में रहा करते थे। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जिससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातात्विकों ने इन झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो देखो एक चीज़ इसमें देखो, जो गर्तवास क्या होता है। गर्तवास कभी आपने देखा होगा, कुत्ते जो लोग होते हैं ना, कुत्ते वो क्या करते हैं, वो जब ठंडी आती है तो वो गड्ढा खोद लेते हैं मिट्टी में। जैसे कि मान लो ये है, तो मिट्टी में ऐसे ऐसे खोद देंगे, खोदने के बाद इसमें जाके बैठ जाएंगे। इसी में क्या है, कुत्ता बैठ जाएगा। इससे क्या होता है, जब वायु चलती है तो वो ऊपर ऊपर चलती है, इसके अंदर नहीं जाती, इसीलिए इसको क्या ठंडी थोड़ा कम लगती है, ठीक। तो वैसे ही जो पहले के जो लोग थे वो भी क्या करते थे, ऐसी जो मिट्टी थी, मिट्टी के अंदर क्या सीढ़ियों से ये बना लिया करते थे, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर रहते थे, ताकि हवा चले तो इनको ठंडी थोड़ी कम लगे, ठीक है दोस्तों। तो आपने समझ लिया कि भाई इसमें ये क्या करते थे, ये गर्त बना लिया करते थे, जिसे हम गर्तवास कहते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इनके आसपास वो जो लोग हमें जले हुए वो मिलते हैं, क्या माने में आग जलाने के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये लोग क्या यहाँ पर खाना वाना बनाते होंगे। देखो गर्तवास, इसमें कहा गर्तवास का चित्र बनाओ, तो मैंने अभी गर्तवास का आपको बनाया, कैसे चित्र बनाना है आप थोड़ा बना सकते हो। इसमें से जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना, इसका आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया। आप इस क्वेश्चन को पढ़ना और अपने दिमाग से एक बार पता करना है कि भाई ये आंसर क्या क्या है इसमें, ठीक दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिलते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। इनमें से औजार भी जिनकी धार और अधिक पेनी करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। तो पॉलिश का इस्तेमाल, यानी कि वो लोग बहुत ज़्यादा सभ्य हो गए हैं, क्योंकि भाई धार को क्या मजबूत करने के लिए पॉलिश चढ़ाना का मतलब समझते हो। पॉलिश मतलब आपने कभी सुना होगा ना, पॉलिश, इस पर पॉलिश चढ़ा दो, तो वही पॉलिश चढ़ाया। इसके बाद है क्या है, एक मिनट रुक जाओ देखने दो, हाँ ओखली। देखो जो ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता है। आज भी ओखली का प्रयोग किया जाता है। सोच रहे ओखली का प्रयोग कब से किया जा रहा है, तो आज भी ओखलियों का प्रयोग किया जाता है। तो ओखलियों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, इसको ओखलियों का इस्तेमाल अनाज को पीसने के लिए या फिर किसी अन्य चीज़ को पीसने के लिए किया जाता था। आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको औजार के बारे में बताया था, और नीचे भी कुछ औजार दिए हैं, इसको अब देख लेते हैं हम। ये देखो, ये सब क्या है, ये भी कुछ औजार के जो है उपकरण, इसमें लिखा हुआ उपकरण, नव पाषाण युग के उपकरण, तो वो ये भी क्या है, एक औजार है, ठीक दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या दे रखा है, आगे दे रखा है नव पाषाण। नव पाषाण मतलब कि नव पाषाण का कालखंड कब सा था, देखो अभी मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। 12,000 से लेकर 10,000 तक का याद होगा आपको। यहाँ पर ईसा पूर्व लिख लेना, ईसा पूर्व 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो नव पाषाण युग में पुरास्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। कभी कभी इन पर अलंकृत भी किया गया। अलंकृत मतलब क्या होता है, अलंकृत मतलब इसे हम कहते हैं इस पर क्या, जैसे कि ये मिले, इस पर क्या कुछ लिख देना एकदम घोद घात के। कभी आप देखोगे जो सलबट्टा होता है, सलबट्टा पे क्या करते हैं, सलबट्टा पे जो उस पर एकदम वो मारते हैं तो उस पर छेद छेद हो जाते हैं, तो इसी सब पे क्या कुछ लिखे हुए पाए गए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं अलंकृत कर देना। तो अलंकृत किया हुआ भी पाया गया। बर्तनों के उपकरण चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। देखो बर्तनों का उपयोग किस लिए, चीज़ों के रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना पकाने के लिए भी करने लग गए। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग जो थे कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास की आवश्यकता, पौधों उगाए जाने। देखो अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये लोग क्या अब सभ्य होते जा रहे थे। सभ्य समझते यानी कि अक्लमंद होते जा रहे थे। जैसे कि देखो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पशुपालन सीख लिया। इसके बाद इन लोगों ने फिर क्या कपड़े बुनने सीख लिए। इसके बाद इन्होंने खाना बनाना सीख लिया, आग का इस्तेमाल करना सीख लिया। ये सब चीज़ें धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं ये लोग, ठीक। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि ये परिवर्तन हर जगह एक साथ
ही आ रहे होंगे। ये क्या, ये भी एक अनुमान है कि ये जो पुरातात्विक इतिहासकार उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है ये परिवर्तन एक साथ ही हर जगह आ रहे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक तरफ जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोग ने हजारों सालों के दरम एक दरमियान धीरे धीरे क्या किया, खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर जो आजीविका चलाने लगे। मौसम के अनुसार क्या हो, बदल बदल कर। देखो इसको भी मैं आपको समझाता हूँ, मौसम के अनुसार बदल बदल कर कैसे। ये जो लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो मौसमी फसलें होती है इसको उगाना शुरू कर दिया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तो देखो दोस्तों, अगले टॉपिक का नाम है सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म मेहनगढ़ और अ, मेहनगढ़ की जीवन और मृत्यु। देखो मेहनगढ़ कहाँ है, मेहनगढ़ के बारे में आपको बताता हूँ। मेहनगढ़ जो अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान की एक जगह है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की एक जगह है जहाँ पर दो पहाड़ी है, एक तो है सुलेमान और एक है किरथर पहाड़ी। ठीक ना। तो मेहनगढ़ क्या है, इन्हीं के बीच के मध्य की एक तरीके से भूमि है, जो कि क्या है इन दोनों के मध्य में है मेहनगढ़। इन इलाके में क्या सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई। ठीक, सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई और ये जो इलाका था इसमें आप अभी देखोगे गेहूँ और जौ, क्या गेहूँ और जौ की जो फसलें हैं इसका उपयोग किया गया था। और सबसे पहले पशुपालक भी यहीं पे शुरू किया गया था। और अभी प्रेजेंट में कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक दोस्तों, और किन पहाड़ियों के बीच में, एक तो है सुलेमान और दूसरी किरथर पहाड़ी। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है। तो आपको मेरे को समझ में आ गया होगा कि भाई आप जो है ये तो टॉपिक समझ गए होगे कि भाई कहाँ की बात चल रही है और क्या है। तो देखो मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 पर है, मेहनगढ़ ढूंढो। जहाँ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहनगढ़। संभव है ये स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष इन इलाकों में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाने और भेड़ बकरियों का पालना सीखा। देखो मैंने अभी मेहनगढ़ के बारे में बताया, तो यहाँ पर गेहूं जौ उगाया गया और भेड़ बकरियों का भी पालन पोषण यहीं पे सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। तो ये याद रखना मेहनगढ़ की। और ये हमारा आखिरी टॉपिक चल रहा है। तो मेहनगढ़ के बारे में आपने देखा कि मेहनगढ़ क्या है, मेहनगढ़ में सबसे पहले क्या हुआ, गेहूँ की जो और जौ का इस्तेमाल किया गया, यानी कि सबसे पहले खेती की शुरुआत कहाँ हुई, मेहनगढ़ में हुई। ठीक, आगे हम देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इसमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ है। मेहनगढ़ जो है, मेहनगढ़ में इनके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिलते हैं। प्रत्येक घरों 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण का काम करते थे। भंडारण मतलब समझ आएगा, जहाँ पर खाद्य वाद को रखा जाता था। ठीक, अभी भी भारत में कई जगह है जहाँ पर भंडारण के जो आज के कृषक है वो इसका इस्तेमाल बहुत कम ही करते हैं, क्योंकि अभी ये प्रेजेंट है बहुत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे किसान हैं वो गरीब हैं, इसी की वजह से इसका लाभ नहीं उठा पाते। ठीक है ना, और जगह भी बहुत कम है, इसीलिए क्या है ये जो भंडारण का इस्तेमाल करते थे ये लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या घर पाए गए जिसमें कितने 4 कमरे हैं, 4 कमरे, जिसमें से कुछ कमरे जो जिसमें भंडारण का इस्तेमाल करते थे। याद हो गया। अब इसके बाद देखो मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जगाते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद की जीवन होती है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखते थे। देखो ये भी चीज़ सही है कि भाई ये इसको भी अंडरलाइन कर लेना, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। इसमें क्या कहा गया, इसमें कि जो यहाँ की जो लोग हैं इन सब की एक आस्था थी कि जो लोग क्या हैं, ये जो लोग जो है इनकी आस्था थी कि भाई जो व्यक्ति जो है क्या अगले पुनर्जन्म लेगा, क्या लेगा, पुनर्जन्म। तो इसीलिए इनको क्या कब्रों में है ना जो मतलब कि बहुत सारे सामान डाल दिए जाते थे कि क्या है जब ये जन्म लेगा तो क्या होगा, इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो मेहनगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिलती हैं। एक कब्रों में एक मृतक के साथ एक